हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसा कि देखा कि अभी 2-3 दिन का गैप हो गया हमारी फिजिक्स में, तो कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, इसके कारण हुआ। लेकिन अब हम वापस अपनी रिदम में वापस आते हैं और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने देखा लास्ट क्लास में हमने संधारित्र को समाप्त किया, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बता दूं कि आज थोड़ी सी गले में भी प्रॉब्लम है, तो आवाज़ थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो उसमें आप एडजस्ट करें थोड़ा। ठीक, चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट होने वाला है, विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर है, विद्युत धारा। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या विद्युत और विद्युत धारा एक ही चीज़ है? सोच के बताइए। टाइम स्टैम्प पे जरूर लिखना कि सर बिल्कुल एक ही है या एक नहीं है, इसका आंसर जरूर देना। क्या होती है विद्युत और क्या होती है विद्युत धारा? तो विद्युत क्या है? विद्युत है कि आवेश है, आवेश में कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। ज्यादातर हम देखते हैं प्रोटॉन को निकालने के लिए तो हमें नाभिकीय अभिक्रिया करनी पड़ेगी, जो कि करना असंभव। तो जाता कौन है, ट्रांसफर कौन होता है एक जगह से दूसरी जगह, जाता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चलने से, या हम स्पष्ट भाषा में बोले तो आवेशों के चलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, आवेशों के चलने से जो ऊर्जा, जो एनर्जी उत्पन्न होती है, वह क्या है, वह विद्युत है। तो विद्युत एक ऊर्जा है। जैसे जैसे व्यक्ति चलता है तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसे आवेश चलते हैं तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो विद्युत क्या है, विद्युत एक ऊर्जा है। समझ में आया? जो उत्पन्न होगी आवेशों के चलने से, और आवेशों के चलने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। समझ में आया? मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल एक दिया हुआ, अच्छा जैसे विद्युत धारा मतलब विद्युत चल रही है, तो इसको आप कैसे समझते हो, कैसे चल रही है, आप कैसे समझते हो इस चीज को? जैसे हम बचपन में ये सोचा करते थे कि विद्युत धारा चल रही, जैसे कि जो पाइप है उसमें जैसे पानी बह रहा हो, जल बह रहा हो, ऐसे ही वायर में क्या बहते, वायर में आवेश बहते। ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होता है, मान के चलो कि ये मेरे पास एक वायर है, कॉपर का वायर मैंने ले लिया। अब कॉपर के वायर में बहुत सारे उसके क्या होंगे, अणु होंगे, बहुत सारे एटम होंगे उसके। तो उनमें क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, फिर अगले एटम को वो इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब समझ रहे हैं ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन से दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन से अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, मतलब कि एक मुझे इलेक्ट्रॉन दिया, मैं एक एटम हूं, मुझे किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, वो उसने तीसरे को दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो वो हमें ऐसे लगता है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन बह रहा हो, और उस इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। यदि यहाँ से हम देखें तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन टी। Q अपॉन टी कैसे बना कि Q क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश, और T क्या है, समय। तो दिए गए समय में जो आवेश प्रवाहित हो, दिए गए समय में जो आवेश प्रवाहित हो, वही क्या है, विद्युत धारा। इसके सूत्र से भी हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी दिए गए समय में जो आवेश प्रवाह की दर है, वही क्या विद्युत धारा है। यदि इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और टी की क्या होती है, समय की क्या होती है, सेकंड। मतलब एक ऐसा यूनिट है इसकी कूलाम पर सेकंड, लेकिन कूलाम पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। किसके नाम पर रखा गया, तो एक महान साइंटिस्ट एम्पियर जी थे, जिन्होंने एक एम्पियर का नियम, एम्पियर्स लॉ भी दिया, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लगभग बराबर आपको गॉस के नियम के जैसा वो प्रतीत होने वाला है। उन्हीं के नाम पर, क्योंकि ऐसा यूनिट दी गई क्या, एम्पियर, और विमीय सूत्र भी क्या होता है, ए। और जब भी हम किसी साइंटिस्ट के नाम पर किसी को का मात्रक लेते हैं तो उन्हें हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसलिए ए हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखें। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, तो 1 एम्पियर बराबर होगा यदि
1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज प्रवाहित होता है तो वह किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर के बराबर होता है। 100 एम्पियर किसके बराबर होगा? 100 एम्पियर। यदि 1 सेकंड में कितना 100 कूलम्ब का जो चार्ज है वो प्रवाहित हो जाए, 100 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हो जाए तो वो किसके बराबर होगा? 100 एम्पियर के। और 1 सेकंड में 1 कूलम्ब प्रवाहित हो तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा 1 एम्पियर के। अच्छा, यदि 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है पता है ना आपको? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 कूलम्ब आवेश। 1 कूलम्ब आवेश का मतलब है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसको समझ रहे हो आप? 1 एम्पियर करंट कितना होता है? 1 एम्पियर करंट शायद मुझे लगेगा तो मुझे एहसास भी नहीं होगा कि मुझे 1 एम्पियर करंट लग गया है, लेकिन उस 1 एम्पियर करंट में 1 सेकंड में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। 10 की घात 18 मतलब 1 के पीछे 18 जीरो। गिनती नहीं आती, ना हमें गिनती आती ना आपको गिनती आती। आती क्या? नहीं आती। 1 सेकंड में जब 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक जगह से एक पर्टिकुलर एरिया से होकर निकलेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर करंट कोई करंट में करंट नहीं है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट। कैसे इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट? सोचो आप कि आपको 1 एम्पियर करंट, आपके घर में 14-15 एम्पियर का करंट आ रहा है, मतलब आपके तार में 1 सेकंड में 10 की 14 गुणन 10 पे 8 की घात भूल जाओ। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में एक वायर के एक पर्टिकुलर एरिया से दिए गए क्षेत्रफल से होकर निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन बहुत तेज है। समझ में आया? तो विद्युत धारा शायद आपको ओवरऑल ये ओवरव्यू जो है विद्युत धारा का समझ में आ गया होगा। अब अभी तक हमने जो पढ़ा था वहां हम आवेश को क्या पढ़ रहे थे? आवेश को कि एक स्थिति मतलब एक फिक्स स्थान पर था आवेश। आवेश यहाँ से वहां नहीं जा रहा था। अब हम आवेश को पढ़ रहे हैं इसमें। अब आवेश क्या करने लगा है भाई? प्रवाहित होने लगा है। प्रवाहित होने लगा है तो विद्युत धारा यहाँ से एक नई इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच ही स्टार्ट हो जाती है ना। अब हम आवेश को पढ़ेंगे अब जब आवेश चल रहा होगा। अभी तक आवेश रुका हुआ था, ठीक है ना। उम्मीद है विद्युत धारा जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा ये तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपका जो ओम का नियम है वो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये यदि आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता तो इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको आने की 100% गारंटी है। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न तो आ ही जाएगा। यदि डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो इससे रिलेट करके कुछ ना कुछ पूछेंगे। क्या होता है ओम का नियम? इसमें लिखा गया है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब कि उसकी फिजिकल कंडीशन जो है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ओम का नियम काम करता है एसटीपी, मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर या सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, समझ रहे हैं, उसका दाब और उसका ताप जो है वो नियत होना चाहिए। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जो ओम का नियम है वो वैलिड होगा। तो क्या होता है? चालक के सिरों के मध्य जो लगने वाला विभवांतर है वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये ना लिखें आप कि जो धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती नहीं होती। हमेशा विभवांतर, यदि आपने लिख दिया कि धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है तो भाई साहब आप पूरे के पूरा नियम जो है वो पलट के रख देंगे। पूरा का पूरा नियम परिवर्तित हो जाएगा यदि आपने बोल दिया कि धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। नहीं, ये गलत है। क्या है? तो विभवांतर जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत सिंपल सी बात है। मान के चलो कि जो विभवांतर क्या है? विभवांतर है किसी चीज पर हम फोर्स लगाते हैं आवेश पर। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जैसे एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से हम समझें कि आप यदि एक फुटबॉल को एक ग्राउंड में रखो और आप उसमें जितनी ज्यादा किक मारोगे, जितनी जोर से किक करोगे, उतनी ही दूर तक क्या होगा? वो फुटबॉल जाएगी। मतलब विभवांतर क्या है? विभवांतर मतलब कि हमें आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। समझ में आ रहा?
तो जितनी जोर से मैं आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाऊंगा उतनी ही तेज वो प्रवाहित होगा, और आवेश यदि जितना ज़्यादा प्रवाहित होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें विद्युत धारा बहेगी। समझ में आ रहा नहीं यार? तो जितनी जोर से विभवांतर लगेगा, मतलब जितनी ज़्यादा विभवांतर की वैल्यू हाई होगी उतना ही ज़्यादा उसमें क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे आपके घर में आप देखते भी होंगे कि आपके घर में कुछ चीज़ें होती हैं, कोई 10 वोल्ट पे चल रहा है, कोई 20 वोल्ट पे चल रहा है। अब जैसे आप देखो कि कुछ ऐसे आइटम भी होते हैं जिन्हें हमें 20 वोल्ट की एनर्जी देनी है ना, 20 वोल्ट का विभवांतर हमें देना है, और उसको आप सिर्फ 5 वोल्ट का दो तो वो धारा वहाँ प्रवाहित नहीं होगी, वो चीज़ चलेगी ही नहीं। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल। तो यहाँ यदि हम देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यदि हम इस प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, बराबर का लगाते हैं, तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है, जहाँ R क्या है, R एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है, और इसे आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये नियतांक क्या है। तो ये नियतांक है प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध है ना, एक नियतांक है जिसका मान क्या है, प्रतिरोध। अच्छा, यहाँ से हम R की वैल्यू यदि फाइंड करना चाहें तो वो हो जाएगी V/I। R क्या निकल के आ जाएगा, V/I। प्रतिरोध बता दो, प्रतिरोध क्या होता है यही समझ लेते हैं प्रतिरोध को भी। तो प्रतिरोध क्या है, धारा के प्रवाह को जो रोकी। समझ में आ रहा? जो धारा को प्रवाहित होने से रोकी। आपके घर में बल्ब लगा, उसमें भी क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। आपके घर में कूलर लगा, उसमें भी क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो धारा के प्रवाह को रोक रहा है। क्या कर रहा है, धारा के प्रवाह को। तो पंखा लगा, कूलर लगा, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, जो भी विद्युत से चलने वाले उपकरण हैं, हर उपकरण में क्या लगा होगा, प्रतिरोध लगा होगा। तभी तो क्या हो पा रहा है, तभी तो वहां करंट जो है वो करंट का प्रवाह रुकेगा और वो अप्लायंस चलेगा। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आया आपको। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम R की बात करें तो R प्रतिरोध क्या आ गया, V/I। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट इकाई की बात करें, तो मात्रक क्या होगा इसका, SI मात्रक वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। और यदि हम बात करें किसका, करंट की I की SI यूनिट क्या होती है, अभी देखिए हमने एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर ए होती है। तो इसकी SI यूनिट आ जाएगी वोल्ट/में एम्पियर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम। बिल्कुल इन्हीं के नाम पर दी गई ये SI यूनिट, ओम जी के नाम पर। इसका साइन भी होता है कुछ इस प्रकार से। ये क्या होता है, ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। यदि हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें ओम के नियम के अनुसार, यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ में यदि एक्स एक्सिस पर हम क्या लें V, और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं I, तो हमें ये इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि 0 से जितना ज़्यादा हम विभवांतर बढ़ाएंगे उतनी क्या ज़्यादा क्या बढ़ेगी, विद्युत धारा। तो जैसे जैसे मान के चलो हमने 1 वोल्ट का विभवांतर बढ़ाया तो 1 एम्पियर करंट बढ़ा, है ना। 2 वोल्ट का लगाया तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता जाएगा, और ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से सीधी रेखा में बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये ओम के नियम का ग्राफ हो गया। ओम के नियम का ग्राफ क्वेश्चन आता है किस किस में संबंध दर्शाता है, तो विभवांतर भी और करंट I में संबंध दर्शाता है। कौन, ओम के नियम का ग्राफ। उम्मीद है आपको ओम का नियम जो है वो समझ में आया होगा। अच्छा, हमें जो है इसका भी डेरिवेशन भी करना है, व्युत्पत्ति भी हम इसको करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे अब हम आगे देखते हैं। अभी जैसे कि हमने समझा कि प्रतिरोध क्या होता है ना। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध धारा, किसी चालक में धारा के प्रवाह को रोकता है, और जिसका हमने अभी फॉर्मूला भी देखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, V/I। मतलब कि विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। और इसके ऐसे यूनिट हमने ओम देखी। अब हम प्रतिरोध के कुछ निर्भरता देखते हैं कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर होता है। एक बात हमेशा याद रखें कि R के फॉर्मूले में हमें आता है V/I, और हम लिख के आ जाते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो विभवांतर और धारा पर निर्भर करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रतिरोध कभी भी धारा और विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि ये देखो,
ये दोनों एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यदि हम इसको परिवर्तित करेंगे तो ये परिवर्तित होगा, इसको परिवर्तित करेंगे तो ये भी परिवर्तित हो जाएगा। यदि परिवर्तित नहीं होगा तो वो क्या है, प्रतिरोध R, ठीक है। तो कभी भी जो प्रतिरोध है वह किस पर निर्भर नहीं करता, ना तो विभवांतर पर निर्भर करता है और ना ही कभी धारा पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है, तो प्रतिरोध सबसे पहले जो चालक तार हमने लिया है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध में चालक तार जो है उसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध जो है वो उतना ज्यादा होगा। देखो प्रतिरोध को आप ब्रेकर मान सकते हो, स्पीड ब्रेकर, क्या मान सकते हो, स्पीड ब्रेकर मान सकते हो। तो हमने देखा यदि स्पीड ब्रेकर जितने ज्यादा दूर तक जा रहे हैं, समझ में आया, उतना ज्यादा क्या लगेगा, उतना ज्यादा ही तो वो रुकावट आएगी ना, उतना ही मुझे दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में। गाड़ी चलाना इन द सेंस वहां भी धारा के प्रवाह को रोक रहा है प्रतिरोध, समझ में आ रही है। तो जितनी दूरी तक वो ब्रेकर बने होंगे, वो जितनी दूरी तक ब्रेकर बने होंगे मुझे उतना ही कष्ट होगा गाड़ी चलाने में। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी चलाना, यहाँ गाड़ी चल रही, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को भी चलने में उतनी दिक्कत होगी, जितना तार लंबा उतना ही इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत। तो इसीलिए क्या है, जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, सॉरी यहाँ पर शायद आज लिखा गया, हमें यहाँ पर R लिखना होता है ना, प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी। तो यहाँ जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, प्रतिरोध जो है L मतलब कि लंबाई की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब यदि हम देखें कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसको भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो आप एक कमरे के अंदर, अब यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, जैसे ये तार है, ये तार का ये जो मोटाई होगी, ये जो कॉर्नर वाला भाग होगा उसी हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जितना कम प्रतिरोध उतना ज्यादा। जैसे आप जिस कमरे में अभी बैठे हो उस कमरे में 50 लोग भर दूंगे, 50 लोग उस कमरे में बैठ जाओ। अब यदि उस कमरे में कुछ गड़बड़ी हो जाए और आपको वहां से भागना पड़े, जैसे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, हर सेकंड पर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, भगा कौन रहा है, विभवांतर भगा रहा है, वोल्टेज भगाने में लगा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। अब आपको उस कमरे से भागना पड़े, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उस कमरे से भागना पड़े, लेकिन गेट कैसा हो गया भैया, गेट छोटा हो गया, मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो गया, तो आपको ज्यादा रुकावट आएगी ना, आपको दिक्कत ज्यादा होगी, मतलब प्रतिरोध वहां क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और यदि वही गेट में क्या कर दूं, बड़ा कर दूं, उस गेट की लंबाई बढ़ा दूं, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा, मतलब प्रतिरोध वहां पर क्या होगा, कम होगा। तो इन दो चीजों का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा चालक की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे यदि हमने जो चालक तार लिया है वो यदि बहुत अच्छा क्या है, वो एक बहुत अच्छा विद्युत का सुचालक है, बहुत अच्छा क्या है, विद्युत का सुचालक है, तो सीधी सी बात है वो विद्युत का सुचालक अच्छा कब है, जब उसमें प्रतिरोध कम है। तो जो अच्छे विद्युत के सुचालक होते हैं उनमें प्रतिरोध कम होता है। इसीलिए हम अपने घर में लोहे के वायर का यूज नहीं करते, क्योंकि वो विद्युत अर्धचालक है, बहुत अच्छे से करंट पास नहीं कराते, उनमें प्रतिरोध की मात्रा ज्यादा होती है। हम किसका यूज करते हैं, हम कॉपर वायर का यूज करते हैं ना, तांबे के तार का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबा जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है, प्रतिरोध कम होता है, जिस वजह से हमारे पास अच्छा खासा करंट आ जाता है। समझ में आया। तो क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो किसके, तार के चालक, यदि सुचालक है तो बहुत अच्छा, उसमें प्रतिरोध बहुत कम होगा, यदि अर्धचालक है तो सुचालक की अपेक्षा प्रतिरोध ज्यादा होगा, यदि कुचालक है तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा कि वहां से धारा जो है उसका प्रवाह ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब यदि ताप की बात करें तो ताप की क्या होता है, ताप में अलग अलग चीज होती है। यदि सुचालक है ना, यदि सुचालक है, अच्छा कंडक्टर है, तो फिर ताप क्या होगा, तो ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, तो सुचालक, किसकी बात हो रही है, सुचालक। यदि अच्छा चालक है वो वायर जो हमने लिया है, तो उसमें जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई रेजिस्टेंस यदि ताप बढ़ा। यदि हम बात करें इसकी अर्धचालकों की, सेमीकंडक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ,
यदि हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पर प्रतिरोध जो होता है भाई क्या होता है, वहां पर प्रतिरोध जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसमें? अर्धचालकों में। किसमें? अर्धचालकों में। और यदि हम कुचालक की बात करें तो जब वहां से विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है तो वहां पर ताप का कोई काम ही नहीं है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि सुचालक में ताप जो होता है वो प्रतिरोध के समानुपाती अनुक्रमानुपाती, अर्धचालकों में होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना। अब यही देखो, यदि हम यहाँ पर इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दें तो हम यदि देखें हमारे दो नियमों से लंबाई के और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो आर जो होगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L/1 की। आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा L/1 के अनुक्रमानुपाती। अब जैसे हम प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो हमें एक लेना होगा, क्या? कांस्टेंट लेना होगा, नियतांक लेना होगा। क्या है यहाँ पर? रो। इसे हम क्या पढ़ते हैं? रो। तो यहाँ पर रो क्या है? एक नियतांक है। और इसी नियतांक, इस रो को ही हम क्या बोलते हैं? इस रो को ही हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आया? तो विशिष्ट प्रतिरोध कहाँ से निकल कर आया? तो यहाँ इस निर्भरता से निकल के आया, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से विशिष्ट प्रतिरोध निकल के आया। यदि हम यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र देखें तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। ठीक है ना। इसका पक्षांतर करेंगे तो ऊपर ए पहुंच जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा? एल आ जाएगा। अब यहाँ इसकी मात्रक को भी जल्दी से यहीं पर देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध है ना, क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखें आर। आर का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। एरिया, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर गए तो इसका मात्रक क्या निकल के आया? इसका मात्रक निकल के आया ओम मीटर। क्या मात्रक निकल के आया? ओम मीटर। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। कहाँ से निकल के आया? ये निकल के आया लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से ये हमें निकल के आया। ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध भी यहाँ शायद आपको समझ में आ गया हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम जल्दी से देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब हम प्रतिरोध को ऐड करना है, प्रतिरोध को कम करना है या प्रतिरोध को ज्यादा करना है ना। तो हम क्या करें? यदि हमें प्रतिरोध ज्यादा चाहिए ना, हमें कहीं कहीं प्रतिरोध ज्यादा चाहिए पड़ता है और कहीं कहीं प्रतिरोध को हमें कम करना पड़ता है। तो फिर हम उस समय क्या करें? तो हम उस समय एक से अधिक प्रतिरोध लेकर या तो उनको समांतर क्रम में रखेंगे या फिर उनको श्रेणी क्रम में रखेंगे। तो कैसा रखने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या देखते हैं? समांतर क्रम संयोजन है ना। तो समांतर क्रम संयोजन में जो लिखने के लिए जो है वो आप हम बोलते जाते हैं, साथ में चित्र बनाते जाते हैं, तो आप लिखते जाते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? 3 प्रतिरोध लेते हैं। ये प्रतिरोध का साइन होता है, ठीक, जिगजैग। 3 प्रतिरोध लिए हमने, R1, R2 और R3। क्या लिए? 3 प्रतिरोध लिए हमने, R1, R2 और R3। ठीक है ना। जिन्हें हमने क्या किया है? जिन्हें हमने समांतर क्रम में लगा दिया है। अब यदि हमने इनको समांतर क्रम में लगाया है तो हम एक बात से तो निश्चिंत हो गए। किस बात से निश्चिंत हो गए? कि भाई इनमें धारा जो है वो प्रथम की धारा, दूसरे की धारा और तीसरे की धारा ये नियत रहेगी, फिक्स रहेगी। धारा कभी भी कम नहीं होती समांतर क्रम संयोजन में। तो इसकी हमने धारा मान ली I1 और इसकी हमने धारा मान ली I2, इसकी हमने धारा मानी I3। बाकी को रहना कैसी? रहना वो I के बराबर ही है, सेम ही रहना। क्लियर है। अब यदि हम देखें कि इसका विभव क्या है? विभवांतर V1 है, इसके विभवांतर को हमने V2 माना, इसके विभवांतर को हमने V3 माना। अब हमने इसको एक सेल से और एक कुंजी से क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। ये समांतर श्रेणी का चित्र है जिसमें हमने क्या किया है? 3 जो प्रतिरोध है R1, R2, R3 ये लिए हैं। तीनों में धारा जो है वो समान रहेगी, I1, I2, I3 बराबर रहेगी। लेकिन जो कुल विभवांतर है V1, V2, V3
कुल जो विभवांतर है वी नेट वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आएगा। अब अभी हमने देखा है कहाँ से, ओम के नियम से। कहाँ से देखा हमने, ओम के नियम से। ओम के नियम से हमने क्या देखा, V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर IR, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 R1, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 R2, और V3 बराबर क्या होगा, तो V3 बराबर होगा I3 और R3। ये कहाँ से किया, बहुत ही सिंपल, इसमें तो हमने ज्यादा दिमाग लगाया ही। अब यदि हम इसको समीकरण 1 माने और V1, V2 और V3 के मान कहाँ रख दें, V3 के मान हम रख दें भाई साहब समीकरण नंबर 1। कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो V नेट है वह निकल के आएगा कितना, V1 की जगह पर है ना, V की जगह हम IR रख देंगे, V की जगह पर हम क्या रख देंगे IR, तो V नेट की जगह पर हम क्या रखेंगे IR ही रखेंगे, IR ही रखेंगे, ठीक है। अब V1 की जगह पर I1 R1, V2 की जगह पर I2 R2 और V3 की जगह पर I3 R3। अब हमने देखा कि I1 I2 I3 तो I के बराबर है, तो IR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब यदि हम क्या करें, यदि हम तीनों से I कॉमन लें तो ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल। तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध है, वो आ गया I1 I2 और I3 के योग के बराबर। जो नेट रेजिस्टेंस है वह R1 R2 R3, कुल प्रतिरोध R1 R2 और R3 के बराबर आ गया। मतलब यदि हमने इसको समांतर क्रम में लगा के रखा है और यहाँ मैंने 3 ओम का क्या लिया रेजिस्टेंस, ये भी 3 ओम का ही है भाई साहब, ये भी 3 ओम का ही है। तो यदि हम देखेंगे कि इनका कुल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, 3 धन 3 धन 3 बराबर 9। मतलब यदि हमने 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगा कर रखा है तो जो मेरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल के आएगा वो 9 ओम लगा निकल के आएगा। तो मुझे यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि यदि मुझे अपने प्रतिरोध को बढ़ाना है, कुल प्रतिरोध को बढ़ाना है, तो मैं इन रेजिस्टेंस को, मैं इनको जो प्रतिरोध हैं, रेजिस्टेंस हैं, इनको किस क्रम में रखूंगा, इनको मैं समांतर क्रम में रखूंगा। कैसा रखूंगा, समांतर क्रम में रखूंगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अब हम प्रतिरोधों को कैसे रखते हैं, अब हम प्रतिरोधों को रखते हैं श्रेणी क्रम में। कैसे रखेंगे, श्रेणी क्रम में। अब हम अपने प्रतिरोधों को रखेंगे। दूसरा क्या आपके साथ संयोजन होने वाला है, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होने वाला है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम इसको श्रेणी क्रम में रखते हैं। श्रेणी क्रम में क्या हुआ, ये हमने क्या लिए, ये हमने 3 प्रतिरोध लिए है ना, ज़िगज़ैग के फॉर्म में बनाते हैं इनको। ये हमने अपने 3 प्रतिरोध ले रहे हैं हम, जिनको हम रखने वाले हैं किस क्रम में, जिनको रखने वाले हैं हम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, एक प्रतिरोध लिया जिसकी वैल्यू हमने रखी R1 है ना, ये R2 और ये R3, R1 R2 R3। इससे धारा प्रवाहित हो रही है I1, इससे I2, इससे I3। इसका विभव जो कि बराबर होने वाला है, क्योंकि हम ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो कुल विभवांतर होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। मतलब कि जो V1, V2 और V3 हैं ये नेट V के बराबर होंगे। यदि कुछ परिवर्तित होता है तो धारा परिवर्तित होती है, और धारा जो है वो योग के बराबर आती है। तो I नेट जो निकल के आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस में I3। ठीक है ना, धारा क्या होगी, धारा कुल योग के बराबर होगी। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही लगाएंगे हम अपना ओम का नियम। क्या लगाएंगे, ओम का नियम। बड़ा भाई बड़ा कहाँ हमारा ओम का नियम तो बिल्कुल आता है, हमेशा आता है ना। इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ोगे, खासकर अभी जो हम डीसी, अभी ये हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं।
तो डायरेक्ट करंट जब आप पढ़ रहे हो, डीसी आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ ओम का नियम बहुत ज़्यादा काम आता है। एसी में काम कर रही है, लागू ही नहीं होगा वो। जब हम अभी आगे अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे तो हम आपको वो जरूर बताएंगे। ठीक, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। यदि हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, V अपॉन आर। यदि I की वैल्यू आए V अपॉन आर, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी V1 अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 अपॉन R2। और I3 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वो आएगी V3 अपॉन में R3। है ना, समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, चाहिए नहीं उसमें। बहुत सिंपल सी चीज है, शायद ये आपका 10th क्लास का टॉपिक था, 10वीं क्लास में आपके बहुत अच्छे से पढ़ना था, लेकिन 12वीं क्लास में भी डायरेक्ट ये नहीं पूछते, तो इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे कि भाई यदि हमें अपने घर में कुल प्रतिरोध बढ़ाना है कहीं पर, तो हम अपने तो हम अपने प्रतिरोधों को कैसे क्रम में लगाएं, घटाना है तो कैसे क्रम में लगाएं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से निकल कर आ सकते, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ हम क्या करें, I1, I2 और I3 के मान समीकरण 1 में रख दें। कहाँ रख दें हमारे साथ, समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ यदि हम I की वैल्यू क्या रखनी है, हमें I की वैल्यू हमें रखनी है V अपॉन आर। तो ये हमने रखी V अपॉन आर इज इक्वल टू हमने रखा V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। ठीक है ना, तो यहाँ से यदि हम देखें तो V1 V2 V3 तो बराबर है, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यदि मैं इन तीनों जगह से V कॉमन लूं तो V अपॉन R इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पर V कॉमन आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो हमने देखा कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में है वो कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध क्या निकल के आया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ कुल प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। कैसे कम हो गया, समझाइए सर। तो यहाँ देखो, मान के चलो हमने इसको फिर से क्या लिया, 3 ओम, इसे भी क्या लिया 3 ओम, और इसे भी क्या लिया 3 ओम। मतलब हमने 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा दिया है। तो बताइए कि इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। हमने 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को कैसा किया है, हमने 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दिए हैं। अब इसका कुल प्रतिरोध निकालने आ जाए तो कुल प्रतिरोध 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 3, R3 की वैल्यू 3, 1/3 1/3 1/3 3 एलसीएम 1 धन 1 धन 1 मतलब आ गया 3/3। तो आंसर आ गया 1 ओम। जी हाँ, यदि हम 3 ओम के, है ना, 1 अपॉन आर नेट जो आया वो आया 1 ओम, है ना, और आर नेट भी कितना आ जाएगा, आर नेट भी आ जाएगा 1 ओम, 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, तो हमने देखा यदि हम 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को कैसे क्रम में लगाएं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो फिर जो कुल प्रतिरोध निकल के आता है वो आया 1 ओम। मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, कम। यदि हम अपने विद्युत उपकरणों को देखें तो हमारे घर में जो विद्युत उपकरण लगे होते हैं वह श्रेणी क्रम में ही लगे होते हैं। श्रेणी क्रम में ही क्यों लगे होते हैं, क्योंकि उनमें जो कुल रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कम हो जाता है। कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम। और भी रीजन बहुत सारे हैं, वो भी अपन देखेंगे कि हम हमेशा यदि उनको कैसे रखेंगे, श्रेणी क्रम में रखते हैं तो हमें जो व्यवमांतर है, हमारी चीज वोल्ट से ही चलती है ना। आप देखो आपके घर में पंखा होगा इतने वोल्ट का है, एसी इतने वोल्ट का है, कूलर इतने वोल्ट का है, हर चीज किस पे चलती है, वोल्ट पे चलती है। और हमने देखा कि जब हम श्रेणी क्रम में अप्लायंस को लगाते हैं तो विभव क्या रहता है, नियत रहता है। उस उतना ही विभव जितना आएगा, व्यवमांतर जितना आएगा, पंखे को भी उतना ही वोल्ट पंखे को, उतने कूलर को, समझ में आएगा। तो ये जो डिवाइड नहीं होता व्यवमांतर,
इसलिए हमारे घर के जो उपकरण लगे होते हैं, जो विद्युत उपकरण लगे होते हैं, वो हम किस उपकरण में लगाते हैं? श्रेणी उपकरण में लगाते हैं। उसका एक रीजन तो हमने भी निकाला कि उनका जो कुल प्रतिरोध है वो कुल प्रतिरोध कम निकल के आता है, और हम साधारणतः हमारे घर में चाहते हैं कि प्रतिरोध जो है वो कम से कम रहे। उम्मीद है आपको श्रेणी और समांतर दोनों क्रम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इनकी करते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना छोटा सा टॉपिक होने वाला है विद्युत ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कि किसी यदि हम परिपथ की बात करें तो उसमें विद्युत कार्य मतलब आवेशों के स्थानांतरण, है ना। तो आवेश, ये भी हम बोल सकते हैं कि किसी परिपथ में आवेशों के स्थानांतरण के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है वही क्या कहलाती है? हमारी विद्युत ऊर्जा। या बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में यदि हम देखें तो कि किसी परिपथ में विद्युत कार्य करने की दर को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, है ना। या विद्युत आवेशों के स्थानांतरण में जो ऊर्जा व्यय होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। सिंपल सा टॉपिक। तो जैसे हम किससे P से डिनोट करते हैं ना, पावर, है ना। तो P से डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगी कि जो वर्क है ना, कितने समय में आवेश कितना कार्य करते हैं, यही किसके बराबर हो जाएगा? पावर के। पावर मतलब ऊर्जा के। कितने कम समय में कोई आवेश कितना कार्य करे, या कितने कम समय में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत कार्य कितना हो, वही क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ऐसा यूनिट की बात करें तो वर्क डन की क्या होती है? ऐसा यूनिट जूल होती है, और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो एक ऐसा यूनिट आ जाएगी हमारे पास जूल पर सेकंड। क्या आ जाएगी? जूल पर सेकंड। लेकिन इसी को हम एक ऐसा यूनिट, एक साइंटिस्ट के नाम है जिनके नाम पर हम इसका हमने नाम क्या रख दिया? वॉट, और इसे हम कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं। तो 1 वॉट बराबर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। 1 वॉट बराबर आ जाएगा जब आवेश द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल वर्क किया जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 वॉट के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 1 वॉट के बराबर आ जाएगा। अच्छा, यहां से हम और भी इसकी जो रूप है वो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हमने लिखा P बराबर W/T। अब हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? V इक्वल टू होता है W/Q। विभवांतर क्या है? एक आवेश जो है वो जितना कार्य करे, है ना, आवेश के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ W इक्वल टू क्या आ जाएगा? W इक्वल टू V इंटू Q आ जाएगा। और ये हम W की वैल्यू कहाँ? यहाँ पुट कर देंगे। तो एक और पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? VQ/T। क्या आ गया? VQ/T। अब एक और चीज हमने पढ़ा, यहाँ देखो Q और T दिख रहा होगा आपको। अब Q/T क्या होता है? तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? करंट कहलाती है। आज ही हमने देखा क्या कहलाती है भाई? करंट कहलाती है। एम्पियर अभी हमने देखा ऐसा यूनिट। तो यहाँ से हम Q/T की जगह I भी रख सकते हैं। तो P का एक और फॉर्मूला आ गया क्या? V इंटू I। P का एक और फॉर्मूला क्या आ गया? V इंटू I आ गया। अब भाई यदि हम एक और निकाल के देखें तो अभी हमने ओम के नियम से देखा। ओम के नियम से क्या देखा? V इक्वल टू क्या होता है? RI होता है। V इक्वल टू क्या होता है? RI होता है। तो ये हम V का मान यहाँ रख दें तो P इक्वल टू आ जाएगा RI इंटू I। तो ये आ गया, ये P इक्वल टू क्या आ गया? P इक्वल टू आ गया RI स्क्वायर या IR स्क्वायर। क्या आ गया? RI स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे रूप हम लिख सकते हैं। कौन कौन से रूप देखे हमने? पहले तो ये देखा P इक्वल टू W/T। फिर कौन सा देखा? P इक्वल टू ये QV/T। फिर क्या देखा? P इक्वल टू VI देखा। फिर क्या देखा? P इक्वल टू RI स्क्वायर देखा। ऐसे एक दो रूप जो होते हैं वो हम इसके परिवर्तित कर सकते हैं, यहीं से परिवर्तित कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो 1 वॉट हमने क्या देखा? अच्छा, 1 वॉट हमने देखा कि एक आवेश पर 1 सेकंड में यदि 1 जूल का वर्क हो तो वो किसके बराबर होता है? वॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वॉट के बराबर होता है। अब देखो, यदि 1 जूल में बात करूं, 1 जूल वर्क की मैं बात करूं, 1 जूल कार्य की बात करूं, तो मैंने 1 जूल बोलने में 1 जूल से ज्यादा वर्क कर दी। समझ रहे हो ना? तो जूल बहुत छोटी यूनिट होती है बेटा कार्य की, है ना। कार्य करने की जो क्षमता होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब जो वर्क डन की क्षमता होती है, किया गया कार्य, उसको उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और जूल जो होती है बहुत ही छोटी
जो होती है मात्रा होती है, समझ सकते हो। मैंने जूल बोला तो मैंने 1 जूल से ज्यादा वर्ग कर दिया, ये समझो। तो हमारे घर में तो भाई इतना करंट आ रहा है, हमारे घर में वॉट से आ रहा है ना करंट, आते इतने वॉट का वाला, 100 वॉट का वाला, 1000 वॉट का, ये आपने देखो। अब हमारे घर में जब इतना ज्यादा करंट आ रहा है तो हम 1 वॉट, अब ऐसा बोलने में अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा कि हमने बोल दिया भाई हमारे यहाँ 10 लाख वॉट आ रहा है, बोलने में ही अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसी की जगह पर क्या ले लेते हैं, हम इसी की जगह पर 1 किलोवाट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 किलोवाट। क्या ले लेते हैं, 1 किलोवाट। वॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं, 1 किलोवाट, ठीक है ना। अच्छा 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट में कितने आ जाएंगे, 1000 वॉट आ जाएंगे, है ना। किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000। और हमारे घर में जो आती है एनर्जी वो कैसी आती है, वो आती है 1 किलोवाट पर आवर्स। यदि हम देखें 1 किलोवाट पर आवर्स, यदि हम ये बदलने नहीं आता है कि भाई 1 किलोवाट आवर्स को जूल में परिवर्तित करो, है ना। वॉट आवर्स को यहाँ हम परिवर्तित कर देंगे तो 1 किलोवाट को बोल देगा कि जूल में परिवर्तित करो। तो 1 किलोवाट आवर्स में कितने आते हैं, 36 लाख जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मार्क का आप स्टार मार्क लगा के रख लेना। और ये जो 1 किलोवाट आवर्स होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो आपके घर में आप बोलते हो ना कि इस महीने मेरा बिजली का बिल 50 यूनिट आया है, इस महीने मेरी बिजली का बिल 100 यूनिट आया है, 150 यूनिट आया है। तो वो यूनिट क्या कहलाती है, वो यूनिट कहलाती है 1 किलोवाट आवर्स। और 1 किलोवाट आवर्स में 36 लाख जूल होते हैं। आई बात समझ में। ये कॉमर्शियल यूनिट है, यूनिट या 1 किलोवाट आवर्स क्या है, कॉमर्शियल यूज में हम लाते हैं। कॉमर्शियल यूज में हम वॉट पर सेकंड नहीं लाते, कॉमर्शियल यूज में हम क्या लाते हैं, किलोवाट आवर्स लाते हैं, जो कि 36 लाख जूल के बराबर होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। जो हमारे घर में आते हैं ना 1, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, तो वो यही है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये विद्युत ऊर्जा जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि जो आज टॉपिक हुए हैं वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। अभी हम क्या है कि थोड़ा सा हम ऐसे टॉपिक लेके चल रहे हैं जो आपके लिए मतलब 100% तो नहीं, 99-95% जिनकी गारंटी है आपके एग्जाम में आने की। कुछ छोटे मोटे जो टॉपिक हैं जो कभी आए ही नहीं है ना, उनको हम थोड़ा सा भी बैक लेके चल रहे हैं ना, वो भी करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी हमारे लिए क्या करना जरूरी है, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट देखना जरूरी है, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, उनको हमें करना जरूरी है। तो वो हम सारे के सारे क्वेश्चन और वो सारे जितने डेरिवेशन है 1 नंबर में जो आ सकते हैं वो भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, है ना। इम्पोर्टेंट चीजें अभी हम लेकर चल रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो 1 से 1.5 महीना है उसमें जो है हम आपके ज्यादा से ज्यादा कवर अप करा दें पूरा। फिर अपन देखेंगे अच्छी सीरीज भी चालू करेंगे, न्यूमेरिकल भी अपन चालू करेंगे इनका करना, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनकी जरूर रहेंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इम्पोर्टेंट सीरीज से हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अभी तो चैप्टर वाइज अपना चल रहा है, देखते हैं बिल्कुल अपन जल्दी से जल्दी अपन चैप्टर भी समाप्त कराना चाहेंगे। आपसे क्या उम्मीद है, आपसे एक ही उम्मीद है कि भैया वीडियो लाइक कर दो, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो, कमेंट वगैरह कर दिया करो, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर खराब पढ़ा रहे हैं तो भी कर दिया करो, जो समझ में ना आए वो भी कमेंट करो, ठीक है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।